हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे क्योंकि आपका एग्जाम होने में अब सिर्फ 1 महीना ही बचा हुआ है। तो आज हम लोग करने वाले अपने सीडीपी के वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार लमसम बनते चले आ रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले 10 सालों के प्रैक्टिस सेट देखे हैं, वहीं से ये क्वेश्चन हमने निकाले हैं आपके लिए। और ये क्वेश्चन ऐसे जो आपको एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। तो लगातार आपको क्लास में बने रहना है और अंतिम क्वेश्चन तक करके जाना है, बताना आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि ये जो क्लास अपनी रिवीजन क्लास है और यहाँ पर हम लोग फटाफट यानी कि 15 मिनट में 30 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। लगातार आपको बने रहना है। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन, इसको पढ़िए और इसका आंसर कर दीजिए एक बार सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है, पियाजे के अनुसार जब बच्चा किसी वस्तु की मात्रा को केवल उसके आकार के आधार पर आंकता है और लंबाई या चौड़ाई के परिवर्तन को नज़रअंदाज करता है तो यह किस कारण से होता है। पहला ऑप्शन लिखा है प्रतिवर्तनीयता, दूसरा ऑप्शन लिखा है आत्मसात, जबकि तीसरा ऑप्शन है केंद्रीकरण, जबकि चौथा ऑप्शन है समायोजन। तो फटाफट आंसर आप लोग कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा केंद्रीकरण। क्या हो जाएगा? केंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की की जेडपीडी अवधारणा से शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ क्या निकलता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी की बात यहाँ पर की जा रही है। पहला ऑप्शन लिखा है बच्चा केवल स्वयं सीखता है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक का हस्तक्षेप अनावश्यक है, जबकि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है सहयोग से अधिगम को आगे बढ़ाया जा सकता है, चौथा ऑप्शन है परिपक्वता ही सीखने का आधार है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है सहयोग से अधिगम को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोगों ने कर लिया है तो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन लिखा है, सीटेट में पूछे गए अनुसार पियाजे के सिद्धांत की सबसे बड़ी सीमा क्या मानी जाती है? भाषा की उपेक्षा, सामाजिक कारकों की उपेक्षा, बुद्धि को मापना या फिर अभिप्रेरणा पर बल। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सामाजिक कारकों की उपेक्षा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एरिक एरिक्सन के अनुसार यदि विद्यालयी अवस्था में बालक को बार बार असफलता मिले तो उसमें कौन सी भावना विकसित होती है? अपराध बोध, अविश्वास, हीनता, फिर पहचान भ्रम। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? हीनता। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीनता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में नियमों का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि समाज ऐसा अपेक्षा करता है। यह किस स्तर को दर्शाता है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या फिर सार्वभौमिक। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा परंपरागत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चा समस्या का समाधान अचानक समझ के द्वारा करता है तो यह किस अधिगम सिद्धांत का उदाहरण है? व्यवहारवाद, प्रयोजनवाद, गेस्टाल्ट या फिर संरचनावाद। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेस्टाल्ट विधि। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, सीटेट में पूछे अनुसार रचनावादी कक्षा की पहचान क्या है? आपको बताना है रचनावादी कक्षा की पहचान इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया तो आपका सही हो जाएगा, बालकों की पूर्व अवधारणाओं का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार अधिगम कब स्थायी होता है? आंसर आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, जब दंड दिया जाए? नहीं। क्या जब बच्चे को आप दंड देंगे तब अधिगम आपका स्थायी हो जाएगा? नहीं। जब प्रतिक्रिया सुखद परिणाम दे, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए आपका सही हो सकता है, लेकिन हमें आगे भी देखने हैं। जब अभ्यास कम हो? नहीं। जबकि चौथा ऑप्शन है जब शिक्षक निर्देश दे, ये भी नहीं है। तो आपका जो सही हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भाषा को संज्ञानात्मक विकास का उपकरण मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? पियाजे हैं, स्किनर हैं, वाइगोत्स्की या फिर गार्डनर हैं। भाषा को संज्ञानात्मक विकास का उपकरण, फटाफट आंसर कर लीजिए एक बार सभी लोग। क्या पियाजे हो जाएंगे
स्किनर हैं या फिर वाइगोत्स्की हैं। तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बच्चा केवल पुरस्कार पाने के लिए कार्य करता है तो यह किस प्रकार की अभिप्रेरणा है। मान लीजिए आप सिर्फ इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि आपको लास्ट में पुरस्कार मिलेगा कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए, तो आपके अंदर यह किस प्रकार की अभिप्रेरणा बन रही है, आंतरिक, सामाजिक, नकारात्मक या फिर बाह्य। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कैसी है, बाह्य अभिप्रेरणा है कि आप सभी को दिखाएंगे कि आप नंबर 1 पर आगे क्लास में। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत सीटेट में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला ऑप्शन है यह IQ मापता है, दूसरा ऑप्शन है यह सभी बच्चे को समान मानता है, तीसरा ऑप्शन है यह विविध क्षमताओं को स्वीकार करता है, जबकि चौथा ऑप्शन है यह परीक्षा केंद्रित है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत यहाँ पर बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है बहुबुद्धि सिद्धांत को। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यह विविध क्षमताओं को स्वीकार करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जबकि अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है। अलग अलग विद्यालय नहीं, समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है यहाँ पर। आगे देखिए अगला ऑप्शन है समान पाठ्यक्रम नहीं, विविधता का सम्मान ये आपका सही ऑप्शन है, केवल विशेष शिक्षक ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर हो गया विविधता का सम्मान करना ही क्या है, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, सीखने का स्थानांतरण कब होता है। जब नया विषय कठिन हो, नहीं ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि जब कोई नया विषय कठिन हो तो सीखने का स्थानांतरण हो जाएगा। जब पुराना ज्ञान नई स्थिति में प्रयुक्त हो, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीखने का स्थानांतरण जब होता है जब पुराना ज्ञान नई स्थिति में प्रयुक्त हो। जब बार बार अभ्यास हो ये गलत है, जब दंड दिया जाए ये भी गलत है आपका। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। नियंत्रक की होती है, मूल्यांकनकर्ता की होती है, मार्गदर्शक की होती है या फिर परीक्षक की होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मार्गदर्शक। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक त्रुटियों को दंड का आधार नहीं बनाता बल्कि सीखने का साधन मानता है तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है। व्यवहारवादी, रचनावादी, आदर्शवादी, अनुशासनात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह दृष्टिकोण रचनावादी सोच को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला परिवर्तनीय कारक कौन सा है। यानी कि CDP को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला परिवर्तनीय कारक इनमें से कौन सा है। क्या वंशानुक्रम है, आयु है, पर्यावरण है या फिर लिंग है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा पर्यावरण। क्या हो जाएगा, पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है, अमूर्त चिंतन की क्षमता प्याजे के किस चरण में आती है। अमूर्त चिंतन की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक, यानी ऑप्शन नंबर डी सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है। अंक देना, तुलना करना, सीखने की प्रक्रिया में सुधार या फिर परीक्षा बढ़ाना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है, सीखने की प्रक्रिया में सुधार जो है CCE का मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है। पुरस्कार है, प्रशंसा है, असफलता का भय या फिर रुचि है। तो आपके हिसाब से बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या पुरस्कार हो जाएगा नकारात्मक, नहीं। प्रशंसा ये भी नहीं होगा। असफलता का भय जो है ये जरूर है। नकारात्मक अप्रेरणा का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है, असफलता का भय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन लिखा है, सहयोगात्मक अधिगम में सबसे अधिक किसका विकास होता है। फटाफट आंसर आप लोग कर दीजिए एक बार। सहयोगात्मक अधिगम में इनमें से सबसे ज़्यादा किसका विकास होता है। प्रतिस्पर्धा का, सामाजिक कौशल का, भय का या फिर निर्भरता का। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक कौशल का। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षणों का सही उपयोग क्या है। बच्चों को लेबल करना, तुलना करना, शैक्षिक योजना बनाना या फिर दंड देना। तो बुद्धि परीक्षणों का जो सही उपयोग है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा
बुद्ध परीक्षणों का सही उपयोग क्या हो जाएगा? तुलना करना हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अनुशासन का सर्वोत्तम रूप कौन सा माना जाता है? बाह्य नियंत्रण, भय, दंड, आत्म अनुशासन। तो अनुशासन का सर्वोत्तम रूप जो इनमें से माना जाता है वो माना जाता है आत्म अनुशासन। अगला क्वेश्चन है, बालक की सीखने की गति सबसे अधिक किससे प्रभावित होती है? कक्षा के आकार से, आयु से, रुचि से या फिर समय से? बालक की सीखने की गति सबसे अधिक जो प्रभावित होती है वो आपकी होती है रुचि से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीखना सबसे प्रभावी कब होता है? यानी कि सीटेट में बार बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सीखना सबसे प्रभावी कब होता है? जब शिक्षक बोलता है, जब बच्चा सक्रिय होता है, जब पाठ कठिन हो, जब दंड दिया जाए। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ पर बच्चा सक्रिय होगा वही ऑप्शन हमेशा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है जब बच्चा सक्रिय, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, का नैतिक विकास को बढ़ाने का सबसे प्रभावी साधन क्या है? उपदेश, दंड, संवाद और उदाहरण या फिर परीक्षा? नैतिक विकास को बढ़ाने की बात की जा रही है यहाँ पर है, और सबसे प्रभावी साधन में से क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा संवाद और उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक पाठ को बच्चों के अनुभवों से जोड़ता है तो यह किस दर्शन से जुड़ा है? आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, अनुशासनवाद? मान लीजिए आप कोई पाठ पढ़ाने के लिए बैठे, तो फिर आपने उस पाठ के अंतर्गत कई सारी चीज़ें ऐसी बचाई, मतलब ऐसी बताई जो कि बच्चों के साथ हो चुकी हो, यानी कि उनका अनुभव हो उस चीज़ के बारे में आपने उनको बताया। तो यह किस दर्शन से जुड़ा हुआ है, आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोजनवाद। क्या हो जाएगा? प्रयोजनवाद। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवादी सिद्धांत में सीखने का केंद्र क्या है? विचार, भावना, प्रतिक्रिया या फिर अंतर्दृष्टि? तो व्यवहारवादी सिद्धांत में सीखने का जो केंद्र होता है वो होता है प्रतिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं सही हो जाएगा यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन है, सीडीपी का अध्ययन शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? आंसर आप लोग कर दिए, सीडीपी का अध्ययन शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक माना गया है? तो सीडीपी का अध्ययन शिक्षक के लिए आवश्यक माना गया है क्योंकि बालक को समझकर शिक्षण हेतु। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चा अपने व्यवहार को स्वयं नियंत्रित करने लगता है तो यह क्या दर्शाता है? बाह्य नियंत्रण, सामाजिक दबाव, आत्म नियमन या फिर दंड प्रभाव? आंसर बताइए एक बार, क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्म नियमन। अगला क्वेश्चन है, सीटेट के अनुसार प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है? आप लोग बताइए, प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है? शांत कक्षा, कम प्रश्न, सक्रिय सहभागिता या फिर केवल नोट्स? जैसे मान लीजिए आपने कोई पाठ पढ़ाया, कोई आप कार्य करवा रहे जिसमें एक ही सिर्फ बच्चा भाग ले रहा है, वो कार्य अच्छा होगा, या फिर जिसमें 10 बच्चे भाग ले पा रहे हैं या फिर 10 बच्चे जो चीज़ बता पा रहे हैं वो अच्छा होगा? तो यहाँ पर सक्रिय भागीदारी जो रहेगी वो सबसे अच्छा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका सही हो गया। तो अब बताइए आपके 25 से 26 क्वेश्चन सही निकले या फिर नहीं निकले, और आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और ये आपके ये जो आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको किसी भी क्लास को मिस नहीं करना है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगी। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।